जय हिंद साथियों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नई फसल के साथ में और एक नए विषय के साथ में। अभी तक हमने जिन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बातचीत की है वो सभी अभी तक हमने लंबी अवधि की फसलें यानी कि हर्ब्स के बारे में बात की है। चाहे वो हमने सतावर लिया हो, सर्पगंधा लिया हो, सफ़ेद मूसली को लिया हो, या हमने एरोमेटिक या सघन पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं खस, वो भी एक हमने लंबी अवधि में ही उसको कंसीडर किया। जो हमने शुरू में हर्बल क्रॉप्स की, अपने हर्ब्स की कैटेगरीज़ बनाई थी, उसमें हमने लंबी अवधि, मध्यम अवधि और लघु अवधि और आपका 12 मासी फसलों की बात की थी। तो अभी हमारी उन जो लंबी अवधि की फसलों में 4 फसलें थी वो हम कवर कर चुके हैं पीछे। अब आती है बात आगे की कि हम क्या लेके चलेंगे। देखिए एक्चुअली उस हिसाब से जो हम सीरीज़ चल रही थी उस हिसाब से तो हमें लघु अवधि की फसलें लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मेरा जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है वो ये है कि सबसे पहले मैं एक क्लासरूम वीडियो टाइप का बनाता हूँ ताकि अपना अनुभव, अपना ज्ञान आप लोगों के सामने साझा कर सकूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में मैं उसी फसल को आपको एक विज़िट कराता हूँ एक किसान के खेत पर, जो अच्छे किसान, जो सक्सेसफुल किसान हैं, जो सफलतापूर्वक उसकी खेती कर रहे हैं और अपना वर्षों का अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। तो इस कड़ी में कई बार क्या होता है कि अगर हमें मान लीजिए जैसे मैं अभी लघु अवधि की बात करता हूँ तो उसमें अब मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी लघु अवधि में इस टाइम कोई भी फसल आसपास के इलाकों में अभी कहीं खड़ी नहीं है। अब जो फसलें लगेंगी जाड़ों में वो फिर उनके वीडियोस मैं तब बना सकता हूं जब वो फसलें, स्टैंडिंग क्रॉप्स एक स्टेज पर पहुंच चुकी होंगी ताकि उनको शूट किया जा सके और किसान से जाकर के उसकी बात की जा सके। तो इसीलिए उसे क्लासरूम वीडियो बनाने का भी फिर अभी कोई औचित्य नहीं है। तो उस हिसाब से जो फसलें मेरे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं अपने क्लासरूम वीडियो के बनाने के लिए भी, और जो कि हम किसान को भी हम कवर कर सकते हैं, उनसे भी हम उनका अनुभव साझा कर सकते हैं। तो उस कड़ी में अब हम आज जो ले रहे हैं वो एक 12 मासी फसल को ले रहे हैं और वो है हमारी लेमन ग्रास। तो अगर आप लेमन ग्रास की खेती को जानने के लिए इच्छुक हैं, आप लेमन ग्रास की खेती को विस्तार से जानना और समझना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज हम लेमन ग्रास की खेती की विस्तार से चर्चा करेंगे अपने आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे पायनियर फार्मिंग चैनल के आज के वीडियो में। और आज जैसा कि मैंने बताया, हम लोग चर्चा करेंगे लेमन ग्रास की खेती के बारे में। और लेमन ग्रास की खेती के बारे में विस्तार से जानने के लिए या उससे जानने से पहले मैं आपको, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, इस बार भी वही है कि पहले हमें उस जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो शायद अभी लेमन ग्रास के नाम से परिचित भी ना हो, या परिचित होंगे तो उनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है। और हमारे मकसद बनाने का चैनल का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम अपने किसान भाइयों तक पहुँचा सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सामान्य जो जानकारी है लेमन ग्रास की, वो हम क्या क्या आपसे मैं बता सकता हूं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, लेमन ग्रास, जैसे कि इसका नाम है लेमन, लेमन का मतलब आप सभी जानते हैं नींबू। इसको लेमन ग्रास कहा ही इसलिए जाता है कि उसमें नींबू की जैसी सुगंध आती है। जैसे नींबू में से सुगंध आती है, लेमन ग्रास की पत्तियों में से भी वैसी ही सुगंध आती है। तो इसलिए तो इसका नाम लेमन ग्रास है। और ये मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि 12 मासी फसल है। 12 मासी की फसल का मतलब ये है कि जिसको एक बार आपने लगा दिया तो आप काफ़ी सालों तक उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं, उसको वो उगता रहता है, चलता रहता है। यही लेमन ग्रास के साथ है कि एक लेमन ग्रास को आप एक बार लगा दीजिए तो 4 से 5 साल और इवन कई बार उससे ज़्यादा भी आप उसकी खेती को ले जा सकते हैं। और उसको वो एक समय अंतराल के ऊपर, वार्षिक रूप से भी समय अंतराल के ऊपर, अलग अलग महीनों के बाद में समय अंतराल पे आपको देती रहती है मुनाफा, और फसल देती रहती है। अब अगर हम बात करें लेमन ग्रास के, क्योंकि देखिए ये एक रीजनल क्रॉप भी है, भारतीय मूल का पौधा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लेमन ग्रास भारतीय मूल का पौधा है, और भारतीय मूल का पौधा होने के नाते ये देश के विभिन्न हिस्सों में उगाया जाता है और अपने आप भी होता है। तो अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग नाम भी हैं। हमारे, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, पुराणों की बात करें, तो बहुत सारे इसमें इसके एक संस्कृत नाम भी दिए गए हैं वेदों में, जिसमें इसको रोहिंच घास, देवजग, धूप गंधिक आदि नामों से जाना जाता है। तो ये 2-3 तरह के ये जो संस्कृत के नाम हैं इसके। लेकिन अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें तो लेमन ग्रास को आज आपको चाइना ग्रास भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। उसको कोई नींबू घास बोलता है, क्योंकि नींबू के जैसी उसमें से सुगंध आती है। मालाबार घास भी कहा जाता है और कोचीन घास भी कहा जाता है। इसी तरह से इसका जो तेल निकलता है उसको जो ईस्ट इंडियन
एक वैरायटी है, हम आगे बात करेंगे उसकी, जो ईस्ट इंडियन कल्टीवर है, पूर्वी भारतीय, उसके तेल को कोचीन तेल के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे इलाकों में कोचीन तेल कहा जाता है। और अगर हम अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में इसको ज़्यादातर लोग जो लेमन ग्रास के नाम से भी नहीं जानते हैं, उसको जराकुस के नाम से जानते हैं और काफ़ी टाइम से इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि नाम तो हो गए, जैसा मैंने बताया कि भारतीय मूल का पौधा है। ये जो जनरली खाली भारत में ही नहीं होता है तो भारतीय मूल का, लेकिन भारत के अलावा और भी कई जगहों पे पाया जाता है। जो भी गर्म देश हैं वहाँ पर ये पौधा आपको मिलता है। हम आगे बात करेंगे, जब उसके भौगोलिक वितरण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे। ये बता दिया कि 12 मासी फसल है और लगातार उगते रहने वाली फसल है। अच्छा, अगर हम इसके बात करें कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किस लिए है, तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपका, इसके जो यूजेस हैं, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि किन किन फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, लेमन ग्रास को हम सुखा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी पत्तियों को। इसकी सूखी पत्तियाँ होती हैं, आप फ़ोटो में और वीडियो में देख चुके हैं और देख रहे हैं और देखते रहेंगे। और इसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में भी आप इसका चूर्ण बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। वो यूजेस हैं उसके, जो उन पे हम थोड़ी सी नज़र एक थोड़ा सा डिटेल में डाल लेते हैं। देखिए, लेमन ग्रास के पौधे का जो उपयोग है वो कई ज़मानों से होता आ रहा है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल चाय के अंदर हो रहा है भारत में। इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको चाय में मिला करके पीते हैं तो आपकी कफ़ की, खांसी की समस्याओं को, नज़ले की समस्याओं को ये दूर करता है। तो इस तरह से ये हर्बल चाय में इस्तेमाल होता है। ये एक कह लीजिए कि स्टीम बाथ जो लोग लेते हैं, कई सारी जगहों पे, आप जिम्स वगैरह में भी आप जाइए तो वहाँ पर, और जो बहुत सारे एरोमाथेरेपी से जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी एक स्टीम बाथ का प्रोविज़न होता है। वहाँ पर भी स्टीम बाथ में लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप हिंदी में जल सेक कह सकते हैं। बहुत सारे खाने की चीज़ों में, जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे सूप्स में, जो पीने के सूप होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। बहुत सारे सी फूड्स में इसका इस्तेमाल होता है। बाहर तो बहुत प्रचलित है, अब हमारे यहाँ में धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। और कई तरह की जो करी वाली रेसिपीज़ होती हैं, उनमें इसके करी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाय में डाल के उबाल कर पीने से मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी चीज़ है। इसकी ताज़गी भी इससे महसूस होती है। सर्दी से आपको, खांसी से इसको राहत मिलती है, नज़ले वगैरह से, ज़ुकाम से इसमें राहत मिलती है। इसका ये इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेमन टी और हर्बल टी इसके इसी के पर्पज़ से ये उत्पाद बनाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी औषधियों के निर्माण में, फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन्स आती हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। हाई क्लास के जो इत्र होते हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, परफ्यूम्स हैं, उनका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस जो होती हैं, क्रीम्स हैं, पाउडर्स हैं, उनमें भी अब इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। इसके अलावा जैसे आप टॉयलेटरी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी इस्तेमाल होता है। साबुन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पीछे एक बार पहले काफ़ी ऐड आया करता था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो लिरिल का। तो लिरिल में जनरली लेमन ग्रास का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन उसमें लेमन दिखाया जाता था। तो शायद उस पर कुछ कोर्ट केस वगैरह भी हुआ था और उसके बाद में उसको उसमें कुछ चेंज किया गया था। तो लेमन की, नींबू की ताज़गी की जगह उसके अंदर नींबू सी ताज़गी उसको कर दिया गया था। बहरहाल, तो साबुन के निर्माण में इसका इस्तेमाल है। और बहुत सारे डिटर्जेंट्स हैं, फ्लोर क्लीनर्स हैं, पोछा लगाने के लिए जो आजकल एरोमेटिक जो क्लीनर्स आ रहे हैं, फ्लोर क्लीनर्स, जैसे आप फ़िनाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जो आजकल क्लीनर्स आ रहे हैं, फ़िनाइल वगैरह में भी लेमन ग्रास का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे रूम फ्रेशनर्स जो हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में अक्सर आप देखेंगे कि नींबू की सी आपको एक ताज़गी सी महसूस होती है, वो लेमन ग्रास की ही जनरली होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है, लेमन ग्रास के तेल का इस्तेमाल विटामिन्स के सिंथेसिस में, विटामिन्स के संश्लेषण में, ख़ास तौर से विटामिन ए के संश्लेषण में किया जाता है। तो परफ्यूम इत्र में कर दिया, मैंने बता दिया आपको, इत्र वगैरह का हो गया। अगरबत्ती का है, धूप बत्ती, अगरबत्ती में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम और बात करें तो बहुत सारे और भी स्रोत हैं जो हम लोग लेमन ग्रास का तेल निकालते हैं। तो तेल निकालने के बाद में इसका जो वेस्ट बचता है, जो उसका बचा हुआ माल, बेकार माल जो बचता है, उसका इस्तेमाल, उसको दोबारा से रिसाइकल करके फ्यूल के इस्तेमाल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसके बाद में जो उसकी राख होती है या उसको गड्ढों में दबा दिया जाता है, उससे इरिगेशन वाटर को अगर आप गुजारते हैं और वो बताते हैं तो वो गड्ढे में उसको दबा देते हैं लोग, और उससे सिंचाई के पानी को अगर उस रास्ते से गुजारा जाता है लेमन ग्रास से होते हुए, तो उसके अंदर कई सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन के तौर पे भी काम करता है। इसके अलावा कागज़ के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कल का पेपर इंडस्ट्रीज़ को यूज़ कर रही है, जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको।
और दूसरा खाद बनाने में, कंपोस्ट बना सकते हैं आप इसकी, ख़ास तौर से वर्मी कंपोस्ट बनाने में। सबसे अच्छी बात यह है वर्मी कंपोस्ट बनाने की कि वर्मी कंपोस्ट बहुत सारे डिकम्पोजेबल मटेरियल्स की बनती है, लेकिन ये पाया गया है रिसर्च के साथ साथ कि जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स के जो वेस्ट होते हैं उनकी अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और उसका प्राइस, उसका दाम भी आपको अच्छा मिलता है। तो उसी में से ये लेमन ग्रास भी है, जेरेनियम है, लेमन ग्रास भी है उसी में। तो इसका इस्तेमाल अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्टिंग में भी कर सकते हैं। और तो और आज की डेट में जो इसका लेमन ग्रास का पौधा होता है, नीचे का जो डंठल तने का पार्ट होता है, अब तो इसका एक्सपोर्ट होने लगा है खाने के रेसिपीज़ की वजह से। जो इसका इस्तेमाल होता है उसमें इसके डंठल का अब इंडिया से भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। ताज़ा डंठल, फ्रेश जो डंठल होता है, जो स्टेम पार्ट होता है, उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे इसके इस्तेमाल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इस्तेमाल से, जितना इसका इस्तेमाल है उस हिसाब से इसकी डिमांड भी होनी चाहिए। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो किन किन इंडस्ट्रीज़ में, ये तो मोटे मोटे यूज़ हो गए थे, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो किन किन इंडस्ट्रीज़ में लेमन ग्रास का यूज़ है। फूड्स एंड बेवरेजेस में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में है, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होता है, थेरेपेटिक आपके जो ग्रेड के प्रोडक्ट्स होते हैं, और फूड ग्रेड्स के, जो मतलब खाने के बनाने की चीज़ों के जो ग्रेड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, या उसमें फूड ग्रेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ जानने की ज़रूरी भी है कि जहाँ पर इसके इतने फ़ायदे हैं, वहाँ पर लेमन ग्रास चूँकि डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, चाय में भी डाला जा रहा है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी डाला जा रहा है, बहुत सारे इत्र वगैरह में, और खाने के जो रेसिपीज़ हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके कुछ नुकसानात भी हों, उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर आप लेमन ग्रास का कंजम्पशन, उसका यूज़ खाने में या उसमें ज़्यादा करते हैं तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। उसको भी थोड़ा सा एक छोटे से तौर पे समझ लीजिए कि अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा सा इतना हार्श होता है। इसके अलावा कमज़ोरी आपको महसूस होगी अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। भूख अधिक लगने लगेगी। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो उनके खानों में थोड़ा थोड़ा करके लेमन ग्रास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसको भूख लगने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आप ओबेसिटी का शिकार हैं और आपको जो है मोटापे का शिकार हैं, कम खाने को सलाह दी जाती है, तो उस केस में अगर आप लेमन ग्रास का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो आपका वज़न और बढ़ जाने वाला है, भूख आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और अगर इसका असर हो सकता है तो हाँ, अगर ज़्यादा आप लेमन ग्रास का उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपके बार बार पेशाब के जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, पेशाब ज़्यादा आए। इसके अलावा और एक चीज़ है कि आपको मुंह में ड्राइनेस पैदा करता है ये। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मुंह में सूखापन, ड्राइनेस की आपको परेशानी हो सकती है। तो ये बात हुई कि लेमन ग्रास क्या है, लेमन ग्रास के नाम क्या हैं और लेमन ग्रास के उपयोग और नुकसानात पे हमने बात कर ली। अब हम जानते हैं कि इसकी इन सब चीज़ों की वजह से जो आज के देश में, आज के तारीख़ में जो इसकी डिमांड और सप्लाई का क्या सिस्टम है, मांग कितनी है और पैदा कितना किया जा रहा है। देखिए, इसका मेरे पास में बहुत ज़्यादा डाटा मुझे नहीं मिल पाया है। थोड़ा बहुत जो इंटरनेट से मिला है और जो मेरी कुछ लोगों से जो जान पहचान है, अपने संपर्क सूत्र हैं, उनसे मेरी बातचीत के बाद में मेरा ये अंदाज़ा है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि इसका एग्जैक्ट डाटा मिल पाए, लेकिन कुछ लोगों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तो शायद वो जो लोग रिसर्च में हैं इसकी, तो मैं अगर कभी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको दूंगा। लेकिन इस समय अगर हम भारत की बात करें तो जहाँ तक मेरे पास डाटा है वो ये है कि आज भारत से 45 से 55 टन के करीब महीनावार ये आपका जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसका समझ लीजिए कि महीना का मतलब हो गया कम से कम 400 से 500 किलो 400 से 500 टन हर साल जो है इंडिया से लेमन ग्रास तेल का, लेमन ग्रास के ऑयल का एक्सपोर्ट हो जाता है। और जो हम लोगों की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम नहीं तो 1000 kgs, यानी कि 1000 टन, kgs नहीं टन, 1000 टन का इसका आपका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर। तो भारत जो है तकरीबन, चूँकि ये भारत का मैंने बताया था मूल है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ ये है कि आज़ादी के बाद शुरू के दिनों में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था जो सबसे ज़्यादा लेमन ग्रास का प्रोडक्शन करता था और लेमन ग्रास को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। विश्व की सबसे बड़ी ज़रूरत जो लेमन ग्रास की थी वो भारतवर्ष पूरा करता था। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ में लेमन ग्रास की खेती शुरू हो गई। आपका ग्वाटेमाला है, चाइना है, मेक्सिको है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन सब ने भी, यानी कि बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ ने कर दी शुरुआत। तो उसके बाद में इंडिया का इतना बड़ा वर्चस्व नहीं रहा है अब, तो बहुत सारे कंट्रीज है। लेकिन आज भी
अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो 80 से 85% जो है प्रोडक्शन और वो सॉरी एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया ही कर रहा है आज की डेट में, जितना मांग है उसका। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारा जो मैंने आपको भारतवर्ष का जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बताया वो सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल लेमन ग्रास नहीं है। इसमें दो तरह के लेमन ग्रास आ गए हैं। एक तो एक क्रॉप और आती है आपका लिट्सी कुबेबा, इसको ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिट्रल होता है जो कि लेमन ग्रास में भी होता है। लिट्सी कुबेबा ये जो है ज़्यादातर चाइना इसको ग्रो करता है और इसमें भी अच्छी खासी मात्रा के अंदर सिट्रल पार्ट होता है जिसकी वजह से ये लेमन ग्रास को टक्कर दे रहा है। इसके अलावा चाइना भी और हमारे देश में भी अब बहुत सारे लोग सिंथेटिक सिट्रल और सिंथेटिक लेमन ग्रास ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो डाटा 1000 किलो आपका प्रोडक्शन और 300 से 400 1000 टन प्रोडक्शन और 300 से 400 टन एनुअली जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें सिर्फ नेचुरल लेमन ग्रास नहीं है, इसमें सिंथेटिक लेमन ग्रास ऑयल का भी समावेश है। इन दोनों को मिलाकर के इतना हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक डाटा मेरे पास था जो कि मैं उसको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको दे रहा हूँ कि वो जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो 30,000 टन से ज़्यादा है इस वक्त लेमन ग्रास ऑयल की, और उसका समझ लीजिए कि 10वां हिस्सा भी इस वक्त ग्लोबली प्रोड्यूस नहीं किया जा पा रहा है। तो कितनी बड़ी मार्केट है और कितना बड़ा इसके पीछे पोटेंशियल है इसको अगर हम खेती करते हैं इसकी और इसको खेती की तरफ लेके जाते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। तो ये बात आ गई आपकी डिमांड और सप्लाई वगैरह का हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे आपका हाँ, अगर हम मार्केट की इसमें एक फिगर मैं आपको दे देता हूँ कि अगर हम यूएस डॉलर के अंदर मार्केट देखें तो 2021 में करीबन 41 मिलियन यूएस डॉलर की इसकी मार्केट थी, जो कि आंकड़ों के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2028 तक कम से कम ये डबल नहीं तो डबल से ज़्यादा हो जाएगी। 81 मिलियन यूएस डॉलर तक इसको पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो यानी कि आज अगर 41 है तो 81-82 इसके पहुंचने की उम्मीद है अगले 5-6 सालों के अंदर। तो इसकी डिमांड और बढ़ती जानी है और प्रोडक्शन हमारे पास है नहीं, तो एक बहुत पोटेंशियल क्रॉप हो सकती है और बहुत आसान क्रॉप भी है। इसके बारे में हम जब खेती की चर्चा करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान से जो मुल्क इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करता है, आयात जो करता है भारत से लेमन ग्रास ऑयल का, वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा साउथ और लैटिन अमेरिका जिसे हम जानते हैं वो भी इसका इंपोर्ट करते हैं। एशिया पैसिफिक कुछ कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ होता है, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह यहाँ से जाता है, वहाँ से और दूसरे कंट्रीज़ को भेजा जाता है। इसके अलावा आपका फ्रांस है, जर्मनी है और बाकी पूरे यूरोप के अंदर इसका एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। जापान भी ले रहा है इसको और साउथ ईस्ट एशिया में भी कई कंट्रीज़ ले रहे हैं और ब्राज़ील भी ये जाता है, हमारे यहाँ से ब्राज़ील भी ये जाता है। तो ये बात हुई मार्केट की और किन किन देशों में हम लोग लेमन ग्रास ऑयल का निर्यात कर रहे हैं, भारत से कहाँ कहाँ जा रहा है। इसकी अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने खस के वीडियो में भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि रेट्स गिर गए हैं आजकल और 1550 रुपये और जा रहा था, अब 1300-1350 रुपये का भी नहीं जा रहा है। तो देखिए पीछे जो कोविड की समस्या रही है पूरी दुनिया में, उसका असर हर बिज़नेस के ऊपर पड़ा है। नो डाउट की खेती पर पड़ा है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के एक्सपोर्ट पे और उसके कंजम्पशन पे, सब पे पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे मैं बहुत पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मैंने खस के वीडियो में आप लोगों को कहा था, जब पूरा बताया था, वो आप जाकर के पीछे वाला खस का वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जैसे ही धीरे धीरे करके कोविड से दुनिया उभरी है और उभर रही है, तो एक पर्सनल केयर को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, सफाई सुथराई को लेकर के जो लोगों के अंदर लोगों में अंदर गंभीरता आई है, अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस में अब बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, मतलब रिवाइव हो रहे हैं वो, और पुराने वाली स्थिति से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं। यही चीज़ लेमन ग्रास के साथ में है, इवन खस के मुकाबले में कुछ ज़्यादा, क्योंकि लेमन ग्रास का उपयोग जो है वो नो डाउट जब आपको कोविड हुआ था तो आपने देखा होगा खांसी की समस्याएं थी। खांसी की समस्या में मैंने पहले ही बताया कि लेमन ग्रास जो है वो बहुत अच्छा रोल अदा करता है। लेमन ग्रास की चाय बना करके आप पीजिए, और पीते थे लोग, उस टाइम भी पीते थे। तो अब कोविड के बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट अपना सही हो रही है,
तो रेट्स फिर ठीक होंगे। कई बार अभी ग्लोबल रिसेशन का टाइम चल रहा है, मंदी आ रही है, मंदी का पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में सारे बिजनेसेस डाउन होते हैं, तो फिर लेमन ग्रास क्या और खस क्या, इनकी भी मार्केट पे असर पड़ता है। लेकिन अभी भी अगर आप इसकी खेती को देखेंगे तो नो डाउट कि इसकी खेती जो है वो आपके धान, गेहूं और दूसरी बहुत सारी गन्ने जैसी फसलों से अभी भी कहीं बहुत ज़्यादा मुनाफा दे रही है रेट डाउन पे भी। तो इसके बारे में रेट्स वगैरह की बात तो हम लोग आगे करते ही हैं खेती के आखिर में। तो फिलहाल मैंने कहा आपको बता दूं कि अब चूंकि कोविड के बाद से ये इसकी मार्केट धीरे धीरे सही हो रही है और रेट अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, डिमांड के साथ बढ़ेंगे, बट इसको आपको सोच और समझ के अपनी परिस्थितियों का आकलन करके डिसाइड करना है। इसीलिए मैं आपको ये सारी जानकारियाँ बता रहा हूँ और एक एक पहलू को कवर करता जा रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई कोविड की। अब अगर हम बात करें कि इसका भौगोलिक वितरण, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लेमन ग्रास भारतीय मूल का पौधा है और ख़ास तौर से भारतीय मूल के बाद जो सबसे ज़्यादा इसको पाया जाता है या खेती हो रही है वो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसमें कि आपका इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, थाईलैंड भी है, चाइना का मैंने बताया बहुत ज़्यादा। आप मतलब समझ लीजिए कि इंडिया और टक्कर है, इंडिया और चाइना की लेमन ग्रास को लेकर के। हालांकि सिंथेटिक लेमन ग्रास और जो लिट्सी कुबेबा का लेमन ऑयल है वो ज़्यादा निर्यात कर रहा है इस समय चाइना, तो वो कंपटीशन तो है कि उसके साथ में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में होता है इस समय सबसे ज़्यादा जो इसकी खेती हो रही है, देखा जाए तो इंडिया के बाद में वो साउथ अफ्रीका में हो रही है। लंका है, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, सब जगह इसको उगाया जा रहा है और ये पाया भी जाता है। ये तो हुआ इसका ग्लोबल लेवल पे, यानी कि आपका जो वैश्विक स्तर पे। अगर हम इंडिया में बात करें तो तकरीबन अधिकतम राज्यों में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है, जिसमें आपका केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी हो ही रही है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आपके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के फुट हिल्स में जो नीचे के हिस्से हैं वहाँ पर। तो इन सारे राज्यों में तकरीबन मैंने आपको 12-15 राज्य गिना दिए हैं। तो ख़ास तौर से ये इसका जो है भौगोलिक वितरण भी है और खेती करने वाले जो राज्य हैं वो भी आपने देख लिए कि ये कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन एल्कोलाइड्स, यानी कि इसके जो प्रमुख घटक हैं लेमन ग्रास के जो प्रमुख घटक हैं उसमें सबसे पहला जो है मेन है वो सिट्रल है। इसकी वजह से ही लेमन ग्रास की वैल्यू है, उसकी वजह से ही इसकी मांग है। और सिट्रल से ही जो आपको खुशबू मिलती है वो नींबू जैसी मिलती है, तो वो सिट्रल का ही एक रीज़न होता है, सिट्रल की ही खुशबू होती है। वो लेमन ग्रास तेल में जो आपको खुशबू मिलती है नींबू जैसी, वो सिट्रल से आ जाती है। और इसका जो सिट्रल का जो रेशियो है, अभी तक जो हमारे पास में प्रजातियां हैं, जो कल्टीवर्स हैं, जो भी वैरायटीज़ हैं, उसका जो एक परसेंटेज रहता है ऑयल के अंदर वो 70% से इवन 65-60% से लेकर के और 90% तक औसतन रहता है। उसके भी दो मुख्य घटक अलग से, अगर हम सिट्रल को भी हम अगर डिवाइड करें तो सिट्रल ए और सिट्रल बी, ये दो मुख्य घटक हैं सिट्रल के, वो अलग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप जब ऑयल बेचने चलते हैं तो आपका जो भी आपके ख़रीदार हैं, जो भी बायर्स हैं, वो सबसे पहले आपको सिट्रल परसेंटेज ज़रूर पूछते हैं कि आपने इसका टेस्ट कराया है या नहीं कराया है और उसमें सिट्रल परसेंट आपका कितना आ रहा है। तो अगर सिट्रल परसेंट ज़्यादा होगा तो आपको ऑयल का प्राइस भी अच्छा मिलेगा और डिमांड भी आपके ऑयल की ज़्यादा रहेगी, लोग आपके पास से जाकर ख़रीद के ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ और दूसरे घटक है, घटक तो इसके अंदर बहुत सारे हैं देखिए, लेकिन जो मेन घटक हैं जिसकी वजह से इनका मार्केट में उपयोग ज़्यादा है वो है जेरेनिल एसीटेट है, लिमोनिन है, लिनालूल है, अल्फ़ा और बीटा पाइनिन है। ये बहुत बेसिकली जो टेस्ट के अंदर रिपोर्ट किए जाने वाले या मांग किए जाने वाले घटक हैं वो हैं। लेकिन मेन जो है आपका सिट्रल है, जो कि आप अगर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो सिट्रल पे करेंगे आगे से अपना, कि कौन सी वैरायटीज़ लगाएं और कैसे हम कौन से टिप्स अपनाएं कि सिट्रल का परसेंटेज हमारे ऑयल के अंदर ज़्यादा रहे। बात करते हैं लेमन ग्रास की प्रजातियां। देखिए, अगर हम कल्टीवर्स की प्रजातियों की बात करें तो लेमन ग्रास की वैसे तो करीबन 50 से अधिक, तकरीबन 55 के करीब प्रजातियां हैं जो लेमन ग्रास की आपको हिंदुस्तान में, भारत में या साउथ ईस्ट एशिया के सारे कॉन्टिनेंट के अंदर मिल सकती हैं। लेकिन जो भारत में खेती कर सकते हैं, कर रहे हैं या हो रही हैं कुछ कुछ रीजन्स में, वो 3 तरह की हैं। सबसे पहली जो है हमारी वो है ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास, पूर्वी भारतीय लेमन ग्रास, जिसका आपका जो बोटेनिकल नेम है वो सिम्बोपोगान फ्लिक्सोसस होता है। और इसको कई बार रेड ग्रास या कोचीन ग्रास या मालाबार ग्रास, मतलब मालाबार घास या कोचीन घास के नाम से भी जाना जाता है। तो 3-4 नाम हैं इसके, वो मैंने आपको बता दिए। इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है और सबसे ज़्यादा जो डिमांड है और सबसे अच्छी जो क्वालिटी है
वो इसी की होती है, पूर्वी भारतीय लेमन ग्रास, ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास, जो सिम्बोपोगान फ्रिक्शुसस की। और इसकी जो खासियत है वो सबसे ज़्यादा यह है कि अल्कोहल में, चूँकि ऑयल्स जो होते हैं वो अल्कोहल में घुलनशील होते हैं और इसी वजह से उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो घुलनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो जितने दूसरे भी कल्टीवर हैं उसमें जो ये ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास है, इसकी अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है, सिट्रल पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो है अच्छी क्वालिटी मानी जाती है इसकी। उसी को हमें ज़्यादातर उसको कल्टीवेशन में भी सबसे ज़्यादा आपको वही लगाया जाता है और वही मिलता भी है। इसकी पहचान ये है कि ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास की जितनी भी वैरायटीज़ आती हैं, जो भी हैं, इसके जो नीचे का जो पोर्शन होता है, यानी कि आप जब उसको देखेंगे पौधे को, तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ पार्ट, जो पौधे का तने का पार्ट होता है, जो स्टेम पार्ट होता है, वो रेड या थोड़ा सा लाली या वायलेट बैंगनीपन लिया हुआ मिलेगा आपको। ये पहचान है ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास की। इसको हमेशा याद रखिएगा कि नीचे का जो तने का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, बॉटम पार्ट, वो आपको हल्का सा लाली लिया हुआ या बैंगनी, थोड़ा सा ब्लूइश रेड या बैंगनी कलर का मिलेगा। दूसरी आपकी जो वैरायटी आती है वो वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास, जिसे आप पश्चिमी भारतीय लेमन ग्रास कह सकते हैं, सिम्बोपोगान सिट्रेटस। ये जो है दूसरे नंबर पे इसलिए है कि ज़्यादातर इसकी भी खेती हो रही है और कई जगहों पे होती है। इसकी जो अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है और क्वालिटी इसकी जो है ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास के मुकाबले में थोड़ी इन्फीरियर होती है और कम अच्छा तेल होता है इसका। और इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसके अंदर आपको तना नहीं मिलेगा, ये स्टेमलेस होता है, तना रहित होती है ये। नीचे से ही आपको इसकी पत्तियां निकलती हुई, झुंड निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इन दोनों चीज़ों से आप जो ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास और वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास में आप अंतर कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी आती है आपकी, जिसको हम कहते हैं सिम्बोपोगान एल्बेस्केंस या एल्बेस्केंस, मुझे भी नहीं मालूम है कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बट एल्बेस्केंस या एल्बेस्केंस कह सकते हैं, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। इसको वाइट ग्रास के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद ग्रास। इसका जो तना होता है ये सफ़ेद रंग का होगा, इसमें लाली नहीं होगी, इसमें बैंगनीपन नहीं होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सफ़ेद नहीं होगा, मतलब ग्रीननेस से थोड़ा सा सफ़ेदी की तरफ हल्का ग्रीन दिखाई देगा आपको बाकी पोर्शन के मुकाबले में लेमन ग्रास की पत्तियों के। तो सफ़ेदी लिया हुआ होगा, वाइटनेस लिया हुआ होगा, ये इसकी पहचान है। और इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ये भी ये सिट्रेटस के मुकाबले में भी कम घुलनशील है। तो ये इसका वाइट स्टेम होता है, असम वगैरह की तरफ इसका ज़्यादा आपको मिलेगा देखने में। और इसकी तीसरी एक सबसे कमी बात यह है कि इसमें सिट्रल परसेंटेज भी कम होता है। हाँ, एक चौथी वैरायटी और है जिसको हम कहते हैं जम्मू ग्रास। लेमन ग्रास की चौथी एक कल्टीवर, मैं प्रजाति कहूँगा, मैं वैरायटी नहीं कहूँगा, प्रजाति, वो है जम्मू ग्रास, जिसको हम सिम्बोपोगान पेंडुलस के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में कई बार लोग सिम्बोपोगान लोलक कहते हैं। लोलक मतलब पेंडुलम से, तो सिम्बोपोगान पेंडुलस इसे कहते हैं, जम्मू ग्रास। ये भी एक जो है आपका वाइट स्टेम होता है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल में वो थोड़ा मध्यम दर्जे की होती है, मीडियम क्वालिटी होती है, थोड़ा सा बॉनी टाइप की प्रजाति है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है। जो हमारी ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास है उसकी हाइट तकरीबन आपका ये मान के चलिए कि 3.5-4 फीट तक, इवन कई बार 5-5 फीट तक भी देखी गई है। और हिमाचल में तो एक बार मैंने पठानकोट विज़िट किया था, तो वहाँ पर 5.5-6 फुट से ज़्यादा की हाइट थी उसकी लेमन ग्रास की। तो वो हो सकता है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग केसेस में हो सकता है। तो ये 4 तरह की आपकी लेमन ग्रास हो गई प्रजातियाँ, ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास, वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास, आपका तीसरा एल्बेस्केंस जिसको हम आप जो है वाइट ग्रास के नाम से सफ़ेद ग्रास कह सकते हैं, और चौथी जम्मू ग्रास जिसको हम मीडियम क्वालिटी का मानते हैं, या जम्मू को सिम्बोपोगान लोलक या सिम्बोपोगान पेंडुलस के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेमन ग्रास की वैरायटीज़ के। लेमन ग्रास की देखिए बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मैं आपको एक एक करके सबके नाम और थोड़ा सा उसकी जानकारी दे देता हूँ। एक वैरायटी जो सबसे पुराने टाइम से की जा रही है, जिसको आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज़ किया था, वो है OD19 सुगंधी के नाम से भी जानते हैं इसको। OD19 भी कहते हैं, सुगंधी के नाम से भी जानते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल यील्ड कम आती है, अभी बहुत पुरानी भी हो गई है, ऑयल यील्ड कम आती है, तेल कम निकलता है, लेकिन सिट्रल परसेंट इसका अच्छा खासा होता है, करीबन 84 से 86% तक इसका सिट्रल परसेंटेज रिपोर्टेड है। और जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा नहीं है वहाँ के लिए ये अच्छी वैरायटी हो सकती है, क्योंकि ये रेन फेड क्रॉप की तरह की जाती है। कम वर्षा वाले इलाकों में जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है, सिंचित कंडीशंस नहीं है, इरिगेशन कंडीशंस नहीं है, वहाँ पर जो है आप सुगंधी को OD19 को लगा सकते हैं। इसके अलावा CMAP लखनऊ की रिलीज़ वैरायटी है, प्रगति है, इसमें भी सिट्रल कंटेंट बहुत हाई है और ऑयल कंटेंट भी अच्छा खासा होता है।
लेकिन ये वहाँ पर लगाई जाएगी जहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, इरिगेटेड सॉइल्स में। जहाँ पानी कम रहता हो वहाँ नहीं लगाई जाएगी। इसको रेगुलर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर इसको पानी कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं, जलभराव तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पानी अगर इसको कम मिलेगा तो इसके अंदर ऑयल की मात्रा कम रहेगी। इसके अलावा एक वैरायटी है जो सीमैप लखनऊ ने डेवलप किया है, नीमा। नीमा में भी जो है तेल की पैदावार तो थोड़ा कम होती है, लेकिन सिट्रल परसेंट इसका काफ़ी हाई होता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ जैसे पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में बहुत सारी ज़मीनें ऊसर हो रही हैं, पीएच उनका 8.5-9 के ऊपर जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो ये बेसिकली जो डेवलप की गई, ये ऊसर ज़मीनों के लिए डेवलप की गई। ऊसर ज़मीन के ऊपर नीमा की बहुत अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। तेल की पैदावार तो कम है, लेकिन सिट्रल परसेंट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जा कर के आपको कंपनसेट कर देता है। सिट्रल की वजह से आपको अच्छा दाम मिल सकता है, और जो जिन वैराइटीज़ की पैदावार ऑयल की ज़्यादा है उसको ये मुकाबले में आ सकती है। इसके अलावा एक सीमैप लखनऊ की और एक वैरायटी रही है, कावेरी। कावेरी में भी ठीक ठाक आपको सिट्रल कंटेंट मिलेगा। आजकल जल्दी वो मिलती नहीं है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा जो है इसकी जो खासियत है कि सिट्रल और ऑयल तो चाहे जो भी हो इसका, लेकिन जो आपका हाईली फर्टाइल और हैवी सॉइल हैं वहाँ पर हैवी, जैसे हालांकि लेमन ग्रास इन जनरल सभी तरह की मिट्टियों में होती है, लेकिन ये हैवी सॉइल में और अच्छी परफॉर्मेंस देती है आपकी जो कावेरी है। इसके अलावा आपका CKP25 एक वैरायटी है, ये क्रॉस वैरायटी है। हालांकि CKP25 की डिमांड मेरे पास एक बार बाहर से आई थी, विदेश से, लेकिन हमको मिल नहीं पाई थी। और इसके अलावा जो एक वैरायटी है प्रमाण है, NLG 84 है, और एक जम्मू की रिलीज़ वैरायटी है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू से रिलीज़ है, RRL 16। तो बहुत सारी लेमन ग्रास की वैरायटीज़ हैं, लेकिन अभी मैंने आपको वो वैरायटीज़ नहीं बताई जो इस समय सबसे ज़्यादा लगाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, और उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा जो है ये सीमैप का जो सब सेंटर है, जो एक रीजनल सेंटर है बेंगलोर में, ये वहाँ से रिलीज़ की गई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल और सिट्रल कंटेंट आपको मिलता है। और ये सभी तरह, इसकी सबसे खासियत ये है कि आप इसको कैसी भी सॉइल पे लगा दीजिए, जहाँ पानी कम हो, जहाँ पानी ज़्यादा हो, जहाँ पर हैवी सॉइल हो, जहाँ पर लाइट सॉइल हो, जहाँ पर लेटराइट सॉइल हो, पथरीली ज़मीन हो, हर जगह की ज़मीन के लिए ये एक यूनिवर्सल समझ लीजिए वैरायटी है जो कि सीमैप बेंगलोर ने निकाली है। और यही सबसे ज़्यादा आपको लगी दिखाई देगी, सबसे ज़्यादा इसका ही खेती हो रही है। और अगर आप इस प्लांटिंग मटेरियल ढूंढने चलेंगे तो इससे ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल इस वैरायटी का ही मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई और प्लांटिंग मटेरियल जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन एक सिम शिखर के नाम से नई वैरायटी आई है, वो सीमैप लखनऊ ने निकाली है, सिम शिखर। इस वैरायटी की खासियत यह है कि ये वैरायटी जो है ऑयल कंटेंट में भी अच्छी है, सिट्रल पार्ट में भी इसका काफ़ी अच्छा है, टक्कर देने वाली है इवन कृष्णा को, और ज़्यादा ही, मतलब उससे ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन ये अधिक पानी वाले क्षेत्रों में अच्छी नहीं होती है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर कहीं ज़्यादा बारिश होती है या हैवी सॉइल है जहाँ पर पानी रिटेन थोड़ा कर सकता है, नमी हर समय बनी रहती है, तो वहाँ पर तो कृष्णा अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ जहाँ पर पानी की कमी है, आपके राजस्थान जैसे जगह इलाके हैं, या कहीं पर पानी वैसे ही कम है, हमारे बुंदेलखंड के इलाके हैं, तो वहाँ के लिए आपका ये सिम शिखर वैरायटी बहुत अच्छी है। हमारे एक परिचित हैं, हमारे साथ में वो पहले काम भी कर चुके हैं, हमारे कंसल्टेंसी क्लाइंट भी रहे हैं बलरामपुर में, तो वो इसकी खेती कर रहे हैं सिम शिखर की। और अगर कहीं किसी को प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी तो उनसे भी लिया जा सकता है, सीमैप से भी लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि सीमैप एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो कमर्शियल क्वांटिटीज़ उनके यहाँ से कल्टीवेशन के लिए जल्दी नहीं मिल पाती हैं, तो ये थोड़ी समस्या आ सकती है कि सिम शिखर का आपको प्लांटिंग मटेरियल स्लिप्स ना मिले। लेकिन कृष्णा हर जगह मिलती है, कृष्णा ही मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा। तो मेरी भी आपको एडवाइस है कि फ़िलहाल कृष्णा लगाइए, लेकिन अगर आपके पास में पानी की समस्या है तो फिर सिम शिखर का भी सिम शिखर को लगाना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको सिम शिखर की प्लांटिंग मटेरियल उसका दिलवा देंगे। अगर हम बात करें कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग परिस्थितियों में इन सारी वैरायटीज़ के अंदर अगर हम एक रेटिंग करें कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है, तो देखिए अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आप समझ लीजिए, उस हिसाब से आप अपने लिए भी आकलन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर हम एसेंशियल ऑयल जो कि उसका तेल निकलता है, अगर उसकी पैदावार की बात करें
तो सबसे ज़्यादा पैदावार इस वक्त सिमशिखर की आ रही है। नई वैरायटी है, सीमैप की रिलीज वैरायटी है, कृष्णा से भी ज़्यादा दे रही है। तो सबसे ज़्यादा हमारी आ रही है सिमशिखर के अंदर तेल की पैदावार, उससे कम थोड़ा आती है कृष्णा में, फिर हमको मिलेगी CKP25 में, और उसके बाद मिलेगी एक, हाँ वैरायटी में बताना भूल गया था, सुवर्णा। ये सुवर्णा भी सीमैप की ही वैरायटी है, और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ग्रोथ बहुत तेज़ होती है सुवर्णा में। खैर, तो अगर हम तेल की पैदावार के हिसाब से अगर रेटिंग देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा जो पैदावार दे रहा है वो सिमशिखर दे रही है, और उसके बाद में कृष्णा, फिर CKP25 और फिर सुवर्णा का नंबर आता है। अगर हम बात करें एसेंशियल ऑयल कंटेंट, एसेंशियल ऑयल कंटेंट का मतलब है, मैं सिट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जितने दूसरे भी घटक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे जेरेनिल एसीटेट था, लिनालूल था, लिमोनिन था, पाइनिन थे, और जेरेनियोल, जेरेनिल एसीटेट वगैरह जितने भी हैं, अगर इन सबके टोटल कंटेंट की बात की जाए तो उसमें अगर हम रेटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें भी सिमशिखर का नंबर आएगा, फिर कृष्णा का नंबर आएगा, और फिर उसके बाद में एक सुवर्णा का नंबर आएगा, और इसके अलावा एक प्रमाण वैरायटी है, प्रमाण, उसका नंबर आएगा। तो ये 4 वैरायटीज़ की रेटिंग है। अब जब मिलते नहीं हो तो अलग बात है, बट ये कि मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, आपकी कम से कम जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम सिट्रल परसेंट की बात करें, सिट्रल कंटेंट किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके हिसाब से रेटिंग करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है फिर नीमा का, जो ऊसर के लिए बनाई गई थी, मैंने बताया। नीमा के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सिट्रल पार्ट मिलेगा, 90% के भी ऊपर जाता है वो। उसके बाद नंबर आएगा सिमशिखर का, उसके बाद आएगा कृष्णा का, और फिर प्रगति का। प्रगति एक वैरायटी है, पुरानी अच्छी वैरायटी रही है, लेकिन आज की डेट में उसका प्लांटिंग मटेरियल मिलना संभव नहीं है। नीमा का मिल जाता है, सिमशिखर का मिल जाता है, कृष्णा का मिल जाता है। तो अगर कोई इस इरादे से कर रहा है इसकी खेती को, उसको सिट्रल ज़्यादा चाहिए, पैदावार से मतलब सिट्रल प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप नीमा लगा सकते हैं। नीमा ना मिले तो सिमशिखर, और सिमशिखर ना मिले तो फिर कृष्णा लगाइए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टोटल जेरेनियोल कंटेंट किस में ज़्यादा है, हालांकि मेन तो सिट्रल पार्ट है, बट जेरेनियोल भी होता है। तो अगर हमें सिट्रल भी चाहिए और सिट्रल के साथ हमारे पास जेरेनियोल का भी रिक्वायरमेंट है, तो जेरेनियोल के लिए एक वैरायटी आती है हिम रोज़ा, और CN5 भी एक वैरायटी है, ये शायद जम्मू की ही वैरायटी है, और एक तावी रोज़ा और कलाम। खैर, इसको रहने देते हैं क्योंकि जेरेनियोल कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे दूसरी फसल में, क्योंकि ये मेन चीज़ नहीं है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है कि जेरेनियोल के साथ इरादे से अगर आप कर रहे हैं तो हिम रोज़ा, फिर CN5, फिर तावी रोज़ा और फिर कलाम, ये जो हैं ये आपको सबसे ज़्यादा इस हिसाब से, इस रेटिंग के हिसाब से आपको जेरेनियोल की पैदावार देंगी। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन वैरायटीज़ का हो गया। चूँकि वीडियो अभी थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है और अभी पूरी खेती की चर्चा बाकी है, हालांकि मैं ये सोच के ही बैठा था, तो अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करेंगे। हमने जो शुरुआत की, जो प्रारंभिक जानकारी थी लेमन ग्रास की, जितने भी हमारा इंट्रोडक्शन था वो पूरा हो गया है। तो इसको हम पार्ट 1 को आज यहाँ पर पूरा करेंगे, और हम इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे पूरे विस्तार से इसकी खेती के बारे में, जो इसकी मिट्टी, जलवायु, तापमान वगैरह जो मैं बताता हूँ हर बार हर फसल में, उसके रिक्वायरमेंट से लेकर के और मार्केट तक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मैं हर बार कहता हूँ वो फिर कह रहा हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर की लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, अगले वीडियो में हम विस्तार से खेती के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।